हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व क्लास 10 के मैथ्स का मॉडल पेपर। पहले भाग में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे खंड ब। इसमें लिखा हुआ पहला है कि सभी खंड कीजिए। निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें खंड ब का पहला क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है x है, फिर f है। x का मान हम लिख लेते हैं। x का मान है 5, 15, 25, 35 और 45। और f जो है, f है बारंबारता। इसका मान दिया हुआ है 6, 4, 3, k और 2 दिया है। तो हमको इसका निकालना है माध्य। इसमें k का मान निकालना है और इसका जो माध्य है, समांतर माध्य, इसका मान दिया है 21.5। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य x बराबर सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो इसमें एफ आई क्या है, जो हम लोग की जो बारंबारता है, तो सबको जोड़ते हैं तो इसको लिखते हैं सिग्मा ऐसे लगाते हैं और एफ आई लिखते हैं। तो हम इसको सबको जोड़ के लिख देंगे तो 6, 4, 10, 3, 13, 2, 15। ये चर पद है, कांस्टेंट है, ये अचर है, तो हो जाएगा 15 प्लस के। उसी तरह फिर अब यहाँ हम लिखेंगे एफ गुणे एक्स निकालते हैं। ठीक है, तो हम जब इसको हम जोड़ेंगे तो लिख देंगे सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई। तो हम इसको पहले गुणा कर लेंगे। 5 6 30, 15 चौके 60, 25 में 3 से 25 75, 35 में के से 35 के और 45 में 2 से 90। ठीक है, और इसे हम क्या करेंगे, 35 के को छोड़ देंगे, इसको हम जोड़ेंगे तो 60 और 30 हो जाएगा 90, फिर 90 90 180, 180 और 75 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 225 प्लस 35 के। ठीक है, अब सूत्र हमारा क्या होता है, माध्य x बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। और माध्य क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मान है 21.5। तो x बार के जगह लिख देंगे 21.5 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई हम लोग का 225 प्लस 35 के बटे सिग्मा एफ आई कितना है 15 प्लस के, तो लिख देंगे 15 प्लस के। अब हम क्या करेंगे, 15 प्लस के को ले जाएंगे बाएं साइड, तो 21.5 से गुणा करेंगे पहले 15 को। जब इससे गुणा करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 322.5 प्लस फिर 21.5 को के से गुणा करेंगे तो हो गया 21.5 के बराबर, ये हो गया 225 प्लस 35 के। ठीक है, हमको निकालना है के का मान। तो हम क्या करेंगे, जो ये 35 के जो दाएं साइड है इसको ले जाएंगे बाएं साइड और 322 को ले जाएंगे दाएं साइड। तो यहाँ 21.5 के, इसमें 35 के को ले जाते हैं बाएं साइड तो प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस बराबर, ये हम लोग का है 225, इसको ले जाएंगे दाएं साइड तो हो जाएगा माइनस 322.5। तो 35 में से हम 21.5 को घटाएंगे तो हम लोग का कितना आएगा, ये हो जाएगा 13.5 के। और बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे। उसी तरह 322.5 में से 225 को घटाएंगे तो हम लोग का बचेगा यहाँ 67.5। और इसमें बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस होते हैं, माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया। तो के बराबर हो जाएगा 67.5 बटे 13.5। दोनों में एक अंक में दशमलव कट जाएगा तो 105 से जब 135 से भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा, तो के का मान निकल गया 5। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर ख में लिखा है के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के x माइनस 1 बराबर 0 के मूल बराबर होता है। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है ख में। इसे मान लेते हैं कोई समीकरण दिया है x² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, ये है द्विघात समीकरण। तो मूल के लिए क्या हम निकालते हैं, इसका विविध कर निकालते हैं। ठीक है, जिसको d से लिखते हैं, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो अगर b² माइनस 4c का मान 0 के बराबर है तो मूल बराबर होंगे, यानी कि x का जो दो मान निकलेगा वो दोनों बराबर होंगे, एक जैसे होंगे। तो इसमें समीकरण हम लोग का क्या दिया है,
समीकरण में 2x² माइनस के फिर ब्रैकेट में x-1 बराबर 0। तो हम ब्रैकेट हटा देंगे, इसमें तो हो जाएगा 2x² माइनस के से x में गुणा करेंगे माइनस के एक्स, फिर माइनस के से -1 तो माइनस माइनस प्लस के से 1 में प्लस का के बराबर 0। अब इसका हम तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना करते हैं हम लोग, यहाँ लिख देते हैं x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं। तो इसमें a बराबर कितना हो जाएगा, इससे तुलना करेंगे तो a बराबर 2 हो गया, b बराबर होगा माइनस के और c बराबर है के। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन हो जाए कि मूल बराबर है, लिख देंगे मूल बराबर है, तो इसलिए हो जाएगा b² माइनस 4ac बराबर 0। अगर मूल बराबर होंगे तो b² माइनस 4ac बराबर 0 लिखेंगे और b बराबर इसमें माइनस के, तो लिख देंगे माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a है 2 और c है कितना k है बराबर 0। तो माइनस के का होल स्क्वायर हो जाएगा k², ये हो गया 4 दूनी 8 के बराबर 0। तो इसमें से k कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा k माइनस 8 बराबर 0। तो k बराबर 0 हो जाएगा, इसको हम दो आंसर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं k बराबर 0 या k माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, तो k बराबर 0 हो गया और माइनस 8 को इधर जाते हैं तो k बराबर 8 हो गया। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, यही आंसर लेते हैं, इस वाले आंसर को नहीं लेते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, k बराबर होगा 8। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर ग है, इसमें एक वृत्त दिया है और चतुर्थांश मतलब ये हो गया एक परिधि, ये दूसरा परिधि है, दोनों एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री कोण बनाते हैं, तो ये 4 भाग में बढ़ जाता है और हर एक भाग को कहते हैं चतुर्थांश। और यहाँ कितना कोण बनता है, 90 डिग्री। तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है कितना होगा। तो इसका परिधि पहले दिया हुआ है, परिधि है और परिधि दिया है इसका 44 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, 2πr बराबर 44। तो इसे पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे r बराबर 44। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 से 22 में गुणा कर दें तो हो जाएगा 44/7 गुणे r बराबर 44। अब इसको 44/7 पे जाएंगे दाएं साइड, तो 7 44 में गुणा हो जाएगा 44 और ये बटे में चला जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 44 गुणे 7/44। तो 44 44 कट गया, कितना हो गया, r बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम कहते हैं त्रिज्य खंड। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, या त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 गुणे πr²। तो थीटा इसमें कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुणे πr²। थीटा कितना है, चतुर्थांश का 90 डिग्री है कोण, तो 90/360 गुणे पाई का मान है 22/7 और त्रिज्या कितना निकला है, त्रिज्या निकला है 7, ये हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर। 90 से 360, एक जीरो से 0 कट गया, 9 चौके 36, 4 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 4 2 बार में और ये कट गया 11 बार में, तो हम लोग हो जाएगा 11/7 दूनी 14, 7 का स्क्वायर दे सकते हैं 7 गुणे 7, तो 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो 11 में 7 से गुणा कर देंगे तो 11 7 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो जो यूनिट दिया रहता है मात्रक, उसका हम वर्क करते हैं, स्क्वायर करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर घ। इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर घ में हमको बताना है कि इसमें 5 + √3 अपरिमेय है। तो कभी भी किसी भी संख्या को जब अपरिमेय सिद्ध करना होता है तो पहले हम मानते हैं परिमेय मानते हैं। तो लिख देंगे माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको p/q या a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 5 + √3 बराबर a/b, जहां a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, हमको क्या करना है, इसमें जो अपरिमेय संख्या है √3 इसको रखना हमको बाएं साइड में और 5 को ले जाएंगे दाएं साइड में।
तो हो जाएगा √3 बराबर a/b-5। ठीक है, अब इसमें √3 इसके बराबर है। अब इसमें क्या हम लोग लिखे कि a और b सहभाज्य, यानी कि a और b क्या है, पूर्णांक है। तो जिसमें a और b पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। तो जो पूर्णांक होगा, जैसे हम परिमेय संख्या लिखते हैं, परिमेय संख्या p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p/q के रूप में लिखते हैं, तो ये दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो यानी कि ये परिमेय है, तो इसी तरह ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय होगा। जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा। तो हम लिखेंगे इसमें कि a, b तथा 5 पूर्णांक है, अतः a/b-5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो √3 परिमेय संख्या होगा, तो √3 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास किसके कारण हुआ है, यह विरोधाभास इसलिए हुआ है कि हमने 5 + √3 को क्या माना है, परिमेय संख्या है माना है। तो हम लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः 5 + √3 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये हम लोग को सिद्ध करना था इसमें। अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 28 और गुणनफल 182 है। तो ये क्वेश्चन गलत दिया है, इसमें योग कितना होगा, यहाँ 27 होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। योग होगा 27 और गुणनफल होगा 182। तो इसमें क्वेश्चन नंबर ये अंग है, मान लेते हैं, माना पहली संख्या x है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं दो संख्याओं का योगफल है 15, दो संख्याओं को जोड़ते हैं 15 आता है। इसमें एक संख्या मान लेते हैं 10 है, तो दूसरा संख्या निकालने क्या करेंगे, 15 में से 10 माइनस करेंगे, यानी कि होगा 5। उसी तरह इसमें दिया है कि दो संख्याओं का योगफल है 27, जोड़ने पर 27 हो रहा है। और एक संख्या जब x है तो दूसरा कितना होगा हम लोग का, 27 - x लिखेंगे। इसी तरह दूसरी संख्या 27 - x है। प्रश्नानुसार इसमें लिखा है कि दोनों का गुणनफल है 182। तो x गुणे 27 - x बराबर लिख देंगे 182। तो गुणा करेंगे, 1 से 27 में हो जाएगा 27x - x²। उसके बाद x 182 बराबर हो जाएगा 182। ठीक है, अब हम इस -x² को पहले लिख लेते हैं। इसका चिन्ह 27, प्लस है तो 27x लिख देंगे और 182 को ले जाएंगे बाएं साइड, तो -182 बराबर हो गया 0। अब इसमें क्या है, x² माइनस में है, तो गुणनखंड करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा हम लोग को। तो हम क्या करते हैं, इसमें से तीनों पदों में से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला और प्लस वाला जो पद है वो माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा x² - 27x + 182 बराबर 0। ठीक है, दोनों का द्विघात समीकरण हो जाएगा x² - 27x + 182 बराबर 0। अब 182 को गुणनखंड करना है इसका, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 182 को इसमें गुणा कर देंगे x² में। तो इसका निकाल लेंगे पहले अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद 27x को दो अंक में से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर -27x हो जाए और गुणा करने पर कितना हो जाए, प्लस का 182 हो जाए। तो हम 182 का निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से 2 9 18, फिर ये कटेगा 7 से 13 7 91 और 13 से 13 एक बार में। तो 7 दूनी 14, 14 और 13 को जोड़ेंगे 27 और 14 और 13 गुणा करेंगे 182। तो इसको लिख देंगे x² -
14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14। इसमें से हम दोनों में से ये वाला पद, x वाला पद इसमें प्लस में है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, ये माइनस में दिया है तो माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। और 13 और 14 गुणा पे 182 हो रहा है, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला पद हो जाएगा माइनस, और यहाँ बचेगा 14 बराबर 0। तो हो जाएगा x माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। तो एक बार लिखेंगे x माइनस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर 14 हो गया या x बराबर 13। तो दो आंसर आएगा, 14 और 13 और 14 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7, 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसमें हम मान लेते हैं कोई बिंदु है ए और बी। ए का निर्देशांक दिया हुआ है -1, 7 और बी का निर्देशांक दिया है 4, -3 और इसके बीच में कहीं कोई बिंदु है, मान लेते हैं ये पी है, जिसका निर्देशांक दिया हुआ है, इसका हमको निर्देशांक निकालना है, इसको मान लेते हैं इसका निर्देशांक को XY, और ये बिंदु इस रेखाखंड AB को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें निकालेंगे हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, या उसको हम कहते हैं विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र में XY बराबर M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2 कॉमा उसी तरह M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 प्लस M2, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें जो A का निर्देशांक है ये हो हम लोग का होगा x1, y1, जो B का निर्देशांक है ये होगा x2, y2, और ये P का निर्देशांक xy है, और जो अनुपात है ये पहला होता है हम लोग का M1, ये हो जाएगा M2। तो सूत्र में इसका तब मान रखेंगे, इसमें M1 कितना है, 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे, गुणे x2 4 है तो 4 लिख देंगे, प्लस M2 कितना है, 3 है, गुणे x1 कितना है, -1 तो यहाँ -1 लिखेंगे, बट्टे M1 प्लस M2 यानी कि 2 + 3, फिर कॉमा M1 है इसमें कितना, 2 है तो 2 लिख देंगे, उसके बाद y2 -3 प्लस उसके बाद है M2 3 है और y1 कितना है 7 बटे M1 प्लस M2 यानी कि 2 + 3 हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 -3 हो जाएगा 3 2 5, उसमें 2 से -3 में गुणा करेंगे -6 और प्लस 3 7 21 बटे 5, 8 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5 बटे 5 और 21 में से 6 घटाएंगे 15 बटे 5, तो 5 से 5 कट गया एक बार में, 5 से 15 कट गया 3 बार में, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 1,3। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें हम लोग को केवल 5 ही क्वेश्चन करना है। पहला लिखा है कि द्विघात बहुपद f(x) बराबर 3x² -x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को तथा इससे गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का क, इसमें द्विघात बहुपद दिया है f(x) बराबर 3x² -x - 4, तो इसके शून्य ज्ञात करते हैं, मतलब x का मान निकालते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसका गुणनखंड, तो 4 में 3 से गुणा करेंगे 4 3 12 x² -12x² हो गया। और जो बीच वाला पद है x, इसको दो पद में से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर x आ जाए और -x हो जाए, तो गुणा करने पर -12x² हो जाए। तो 4 में 3 गुणा करेंगे 12 और 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो इसको हम लिख देंगे 3x² -x है तो बड़ा संख्या माइनस में लिखेंगे -4x प्लस 3x - 4। अब इन दोनों को कॉमन क्या है, x कॉमन, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3x - 4, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, मतलब एक कॉमन लेंगे तो +1 लिख देंगे तो हो जाएगा 3x - 4। 3x - 4 दोनों में कॉमन हो गया, 3x - 4 एक ब्रैकेट में और x + 1 एक ब्रैकेट में। अब इसका शून्य निकालेंगे तो लिखेंगे पुनः 3x - 4 बराबर 0 या x + 1 बराबर 0, तो -4 को दाएं साइड ले जाएंगे, +4 हो जाएगा तो 3x बराबर 4
तो x बराबर हो गया 4/3। उसी तरह ये हो जाएगा x बराबर -1। तो इसके दो शून्य निकल गए, x बराबर 4/3 और x बराबर -1। अब हमको निकालना है इसके शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध। तो हम पहले समझ लेंगे, कोई भी जो द्विघात बहुपद होता है पी एक्स बराबर मान लेते हैं ये है x² प्लस bx प्लस सी। तो इसमें x² का गुणांक है a, x का गुणांक है b और c क्या है, अचर पद है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, जो हम लोग का ये बहुपद दिया है f(x) बराबर दिया है हम लोग का 3x² माइनस x माइनस 4। तो हम इससे तुलना करेंगे तो a बराबर हमारा हो जाएगा 3, b बराबर होगा, इसमें x के बदले कोई अंक नहीं दिया है मतलब 1 मानेंगे, तो b बराबर होगा -1 और c बराबर कितना हो जाएगा -4। तो पहले हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल, ठीक है, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ऐसे भी लिख सकते हैं -b/a। इसमें शून्यक हम लोग का कौन कौन से हैं, शून्यक है हम लोग का एक निकला है -1 और दूसरा निकला 4/3। इसको जोड़ देते हैं 4/3 प्लस और ब्रैकेट में -1 बराबर, इसको चेक करेंगे दोनों बराबर है कि नहीं। तो माइनस बी कितना हम लोग का -1, तो ब्रैकेट लिख देंगे -1/a है 3, ठीक है। और इसमें प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, इसका एलसीएम हो गया 3, तो 4 प्लस माइनस माइनस है और 3 एकम 3 बराबर माइनस माइनस प्लस, तो ये 1/3, तो 4 में से 3 घटाएंगे, ये हो गया 1/3 बराबर 1/3। तो योगफल का जांच हो गया। उसके बाद निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। इसका सूत्र होता है c/a। तो शून्यक हम लोग कौन कौन से हैं, शून्यक हैं 4/3 और -1, तो यहाँ लिख देंगे 4/3 गुणे -1 बराबर c हम लोग का कितना है, इसमें c है -4 और a कितना है 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। तो 4 से -1 में गुणा करेंगे तो -4/3 बराबर -4/3। तो यह सत्यता की जांच हो गई। क्वेश्चन नंबर ख में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस cos a बटे cot a प्लस cos a बराबर cos a के -1 बटे cos a के +1। क्वेश्चन नंबर ख, क्वेश्चन दिया है कि cot a माइनस cos a बटे cot a प्लस cos a बराबर सिद्ध करना हम लोग को cos a के -1 बटे cos a के +1। तो पहले हम इसको सिद्ध करते हैं LHS से। LHS बराबर हम लिखेंगे cot a माइनस cos a बटे cot a प्लस cos a। तो जानते हैं कि cot a बराबर होता है cos a बटे sin a, ठीक है। सूत्र होता है cot बराबर होता है cos बटे sin, लिख देंगे माइनस cos a बटे, सेम इसी तरह इसमें भी लिखेंगे cot a का लिख देंगे cos a बटे sin a प्लस cos a। दोनों में एलसीएम ले लेंगे, इसमें भी और इसमें भी, तो इस दोनों का एलसीएम होगा sin a, तो इसमें ले लेंगे हम एलसीएम sin a, तो यहाँ हो जाएगा cos a माइनस sin a से cos में गुणा कर देंगे तो cos a गुणे sin a बटे, इसमें भी एलसीएम लेंगे सेम इसी तरह हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा cos a माइनस, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख देंगे cos a गुणे sin a बटे sin a। तो इसमें sin a से sin a कट गया, तो हम लोग का कितना हो जाएगा बराबर में यहाँ लिख देंगे हम लोग cos a माइनस cos a गुणे sin a बटे cos a प्लस cos a गुणे sin a। अब इन दोनों में हम ऐसा नहीं कि इसमें cos a से cos a काट देंगे, पहले हम लेंगे दोनों में से cos a कॉमन, तो ऊपर वाले में से हम cos a कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचेगा 1 माइनस यहाँ बच गया sin a बटे, इन दोनों से भी cos a कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस sin a। तो cos a से cos a कैंसिल हो गया, तो हम लोग का बच गया 1 माइनस sin a बटे 1 प्लस sin a। और हमको कितना सिद्ध करना है, इसमें cosec में सिद्ध करना है, तो हम जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है cosec, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बटे cosec a बटे 1 प्लस 1 बटे cosec a।
तो दोनों का एलसीएम कोसेक ही होगा, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक इस ऊपर वाले का हो गया एलसीएम, कोसेक से 1 में गुणा कर देंगे तो कोसेक ए माइनस 1, इसी तरह इसमें भी यहाँ हो जाएगा कोसेक ए प्लस 1 बट्टे कोसेक ए। तो कोसेक ए से कोसेक ए कैंसिल हो गया, और ये हम लोग को सिद्ध करना था कि कोसेक ए माइनस 1 बट्टे कोसेक ए प्लस 1 बराबर में क्या लिख देंगे RHS। क्वेश्चन नंबर ग में दिया है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर P और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर ग, इसमें लिखा हुआ है कि एक वृत्त है और इसके बाहर कोई बिंदु P है और इस पर से 2 स्पर्श रेखाएं हैं, एक है यहाँ P है, एक है PA और दूसरी है PB, और वृत्त का केंद्र दिया है O, तो हम A से O को मिला देंगे और B को मिला देंगे। तो हमको निकालना है इसमें, और इसमें क्या दिया है कि P और PB परस्पर 80 डिग्री कोण पे झुके हैं, यानी कि यहाँ 80 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमको निकालना है कोण POA का मान, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें थ्योरम है कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, और जो ये OP है कोण P को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि ये भाग कितना हो जाएगा 40 डिग्री होगा। तो त्रिभुज OAP में हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज OAP में हमको निकालना है किस कौन सा कोण निकालना है, हमको निकालना है POA निकालना है, कोण POA निकालना है, इसका मान निकालना है। तो ये 90 डिग्री है, तो पहले हम क्या करेंगे इसके तीनों कोण को लिख लेते हैं। तो कोण OAP प्लस कोण APO और प्लस कोण POA बराबर 180। OAP यानी कि ये इस पे 90 है, लंब है तो 90 हो जाएगा, प्लस APO, ये OP 80 को क्या करें समद्विभाजित करें, तो ये APO का मान होगा 40, तो यहाँ 40 लिख देंगे, प्लस कोण POA बराबर 180, 90 40 हो जाएगा 130, तो 130 डिग्री प्लस कोण POA बराबर 180, 130 को ले जाएंगे दाएं साइड, 180 से माइनस करेंगे तो कोण POA बराबर 180 माइनस 130 और घटाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर घ, इसमें दिया कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR पर 25 सेंटीमीटर, PQR 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर घ को हल करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज, और इसमें दिया है कि कोण Q समकोण है, तो ये Q समकोण हो गया, यहाँ P हो गया, यहाँ R हो गया। ठीक है, और इसमें दिया है कि PQ बराबर है 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, ये PQ है 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया है इसमें गिवन है कि PR प्लस QR बराबर है 25। तो इसमें किसी एक का मान निकाल लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें QR कर जाते हैं दाएं साइड, तो PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस QR, और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज PQR में इसमें कर्ण कौन सा है, PR है, तो PR स्क्वायर बराबर लंब हो जाएगा QR और आधार हो जाएगा PQ। तो PR बराबर हम क्या लिख सकते हैं 25 माइनस QR, तो यहाँ लिख देंगे 25 माइनस QR का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर, अब इसके बाद QR कितना दिया है, QR तो दिया नहीं, इसको ऐसे लिख देंगे, और PQ दिया है 5, तो 5 का होल स्क्वायर। अब इसको A माइनस B के होल स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ेंगे, तो A स्क्वायर 25 का होल स्क्वायर, B स्क्वायर तो QR का स्क्वायर, माइनस 2AB 2 गुणे 25 गुणे QR बराबर QR का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो इसमें QR का स्क्वायर और QR स्क्वायर कट गया, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 25 दूनी 50 QR बराबर 25। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे,
इसको ले जाएंगे हम लोग दाएं साइड। तो जब दाएं साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो -50 QR बराबर 25 माइनस 625। तो -50 QR बराबर माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 600। तो माइनस माइनस कट गया, प्लस हो जाएगा। तो QR बराबर 600/50, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से 60 कट जाएगा 12 बार में। तो QR निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है PR। तो QR का मान हम लोग देंगे समीकरण 1 में, तो PR का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 से PR बराबर है 25 माइनस QR, और QR का मान निकला है 12। तो 25 माइनस 12 बराबर कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। तो PR निकल गया 13 सेंटीमीटर और QR निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है साइन P का मान। तो साइन का जब निकालते हैं तो साइन होता है लंब और कर्ण का अनुपात, लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब कौन सा है, P जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है या आधार होता है। तो ये लंब हो जाएगा PR यानी कि 12 और कर्ण हो जाएगा 13। तो 12/13। उसी तरह निकालेंगे cos P। तो cos का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कोण के सामने भुजा लंब है, ये आधार है, आधार है 5, कर्ण है 13। तो 5/13। उसके बाद निकालेंगे tan P। तो tan का होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा है 12, आधार है 5, जो हो जाएगा 12/5। अगले क्वेश्चन में दिया कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो क्वेश्चन नंबर अंग है, इसमें दिया हुआ है हमको निकालना है 51 पदों का योगफल, और इसका दूसरा पद यानी कि A2 बराबर दिया है 14 और तीसरा पद दिया है A3 बराबर 18। तो सूत्र क्या होता है इनमें पद का कि n बराबर A प्लस n-1 गुणे D। तो इसमें n का जगह कितना है, 2 है। तो इसके अनुसार इसको लिख सकते हैं A प्लस 2-1 गुणे D बराबर 14। n की जगह 2 लिख देंगे तो A प्लस 2-1 गुणे D बराबर 14। तो हो जाएगा A प्लस D बराबर 2 में से घटाएंगे 1 से D में घटाएंगे D होगा। तो A प्लस D बराबर हो गया 14। इसको मान लेंगे समीकरण 1। पुनः A3 बराबर दिया है 18। इसी तरह लिख देंगे A प्लस n की जगह 3 लिखेंगे तो A प्लस 3-1 D। तो हो जाएगा A प्लस 3-1 गुणे D बराबर 18। तो A प्लस 3 में से घटाएंगे 2 तो A प्लस 2D बराबर 18। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे विलोपन विधि से। इसमें A और D का मान निकालेंगे। तो इसमें A वाले पद बराबर हैं, तो हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 हमारा है A प्लस 2D बराबर 18 और समीकरण 1 है A प्लस D बराबर 14। A प्लस D बराबर 14। इसको घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, A से कट गया, 2D में से D घटाएंगे D, और 18 में से 14 घटाएंगे 4। अब हमको A का भी मान निकालना है। तो D का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा A प्लस D बराबर 14 और D बराबर 4 है। तो A प्लस 4 बराबर 14। तो A बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4, कितना आ गया 10। ठीक है। अब हमको निकालना है 51 पदों का योगफल। तो सूत्र क्या होता है योगफल का, SN बराबर n/2 2A प्लस n-1 गुणे D। तो इसमें n क्या है, n है पदों की संख्या। तो इसमें हमको निकालना है 51 पदों का योगफल। तो हम यहाँ लिख देंगे n की जगह लिखेंगे S 51 बराबर 51/2 गुणे 2A। तो A बराबर कितना है 10, तो 2 गुणे 10 प्लस n है 51, तो 51 माइनस 1, और D हमारा कितना है 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब यहाँ हो जाएगा 51/2 गुणे 10 दूनी 20 प्लस 51 में से 1 घटाएंगे 50 गुणे
4, तो 51/2 गुणे 50 में 4 से गुणा करेंगे 200 और 200 में 20 जोड़ेंगे 220, तो 220 कट गया 110 बार में, तो जनरल का 1 5 1 6 5610। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, उसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि एक बर्तन है जिसका जो आधार है ऐसे अर्धगोले के आकार का है, आधा गोला, और इसके ऊपर एक ऐसे बेलन अध्यारोपित है, ऐसे बेलन रखा गया है, और जो बर्तन है इसका व्यास यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो व्यास है ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और जो बर्तन इसकी कुल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर है। तो हमको निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। तो h हो गई बेलन की ऊंचाई और r है त्रिज्या। तो जब व्यास यहाँ से यहाँ तक है तो त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या 14 का कितना हो जाएगा, आधा करेंगे 7, तो जब यहाँ से यहाँ तक ये भी 7 होगा, ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर, और पूरा ऊंचाई कितना है 13। तो जब हम 13 में से 7 घटा देंगे तो बचेगा कितना, बेलन की ऊंचाई हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और दोनों की त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, यहाँ भी है 7 ये भी है, 7 सेंटीमीटर हो गया त्रिज्या। तो इसमें लिखेंगे पहले व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या r बराबर 14/2, 2 से 14 कट जाएगा 7 बार में, तो r बराबर निकल गया 7 सेंटीमीटर। उसके बाद निकालेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, तो h बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 13 - 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हम इसमें लिखेंगे यहाँ बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr², और जो बेलन होता है इसका होता है 2πr/h। तो हम इस क्या करेंगे, इसमें जब देखते हैं इसमें 2πr दोनों में कॉमन है, तो हम 2πr इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बच जाएगा, r इसमें बचेगा, इसमें बचेगा, h बचेगा, तो इसका मान रखते हैं 2 गुणे पाई का मान है 22/7, और त्रिज्या है r बराबर 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे गुणे r + h, तो 7 + h कितना है 6 है, तो यहाँ 6 लिख देंगे, और 7 से 7 कट गया, तो 22 दूनी 44, तो गुणे 7 और 6 जोड़ेंगे 13, इसे गुणा कर देंगे 13 चौके 52, हासिल बचा 5, 52 और 2 52 और 5 57, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, और इसका और में भी दिया है कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T के से 2 स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं, तो ये हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है तीसरे में कि हमको सिद्ध करना है कि वृत्त के परिगत, जैसे ये कोई वृत्त है और इसके बाहर जो समांतर चतुर्भुज खींचा गया है, ऐसे जो समांतर चतुर्भुज खींचा गया है, चित्र गलत हो गया है, ये एक वृत्त हो गया और इसके चारों ओर ऐसे यहाँ से टच करके ऐसे एक चतुर्भुज है। ठीक है, मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज ABCD। तो हमको सिद्ध करना है कि जो वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है तो ये सम चतुर्भुज होता है। सम चतुर्भुज कहते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, वो सम चतुर्भुज होता है। तो पहले हम इसमें प्रमेय लगाएंगे। प्रमेय क्या होता है कि वृत्त के किसी बाहर, जैसे कोई वृत्त है, वृत्त दिया है और इसके बाह्य बिंदु से जब वृत्त पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। जैसे मान लेते हैं ये P है, ये A है और B है, तो ये P हो गया बाह्य बिंदु, और जब वृत्त पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दोनों आपस में क्या बराबर होंगे, PA बराबर PB।
ठीक है। और ये प्रमेय है 10.2 से, एनसीईआरटी में जो प्रमेय दिया है वो 10.2 है। तो हम इसमें लिख लेंगे, माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी कि AB बराबर होगा DC, AB बराबर DC, इसको मान लेंगे समीकरण 1। और उसी तरह BC बराबर क्या होगा, AD, BC बराबर AD, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है। पुनः लिखेंगे प्रमेय 10.2 से। प्रमेय क्या है कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा बराबर होता है। तो इसमें इसका नाम दे देते हैं PQR और S। ठीक है। ये यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है। तो यहाँ बिंदु A है, ये बाह्य बिंदु हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया। तो हम लिख सकते हैं AP बराबर क्या होगा, AQ, AP बराबर AQ, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है। इसी तरह अब इसमें AP बराबर हो गया AQ। ठीक है। फिर हम लिख सकते हैं इसमें DR बराबर DQ, DR बराबर DQ, ये हो जाएगा समीकरण 2। फिर हम लिखेंगे इसमें PB बराबर BS, PB बराबर BS, इसको मान लेंगे समीकरण 3। और कौन सा छूट रहा है इसमें, RC बराबर CS, RC बराबर CS, ये हो गया समीकरण 4। अब चारों को हम जोड़ देंगे, यहीं जोड़ देते हैं समीकरण, सॉरी यहाँ एक तो है, जगह दो पहले से है, ये होगा 3, 4, 5 और 6, 3, 4, 5 हो, ये समीकरण एक दो पहले ही मान लिया है। तो हम क्या करेंगे, 3, 4, 5 और 6 को जोड़ेंगे, समीकरण 3, 4, 5 तथा 6 को जोड़ने पर, तो जब भी जोड़ेंगे तो बायां जो पक्ष एक साथ जोड़ेंगे, तो हो जाएगा AP प्लस DR प्लस PB प्लस RC बराबर बायां पक्ष एक साथ, तो AQ प्लस DQ प्लस इसके बाद BS प्लस CS, BS प्लस CS। ठीक है। अब यहाँ AP है और यहाँ PB है, तो हम AP और PB को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, AB, तो यहाँ AB लिख देंगे, प्लस इसको और इसको जोड़ेंगे हम लोग। उसके बाद DR और CR को जोड़ेंगे, तो यहाँ DR और CR को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, CD बराबर। उसी तरह यहाँ AQ और DQ, AQ और DQ को जोड़ेंगे तो होगा AD, तो यहाँ लिख देंगे AD प्लस, उसी तरह BS और CS, BS और CS को जोड़ेंगे तो हो जाएगा BC। ठीक है। अब इसके बाद समीकरण 1 और 2 से क्या है कि AB बराबर DC है और BC बराबर AD है, तो हम DC के जगह क्या लिख सकते हैं, AB, तो हो जाएगा AB प्लस AB बराबर, और इसके जगह लिख सकते हैं AD की जगह BC, BC प्लस BC, तो हो जाएगा 2AB बराबर 2BC, 2 से 2 कट गया, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, BC, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 6 तक हो गया, इसको मान लेते हैं समीकरण 7। और इसमें तुलना करेंगे हम लोग, समीकरण 1, 2 और 7 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 में है AB बराबर DC और समीकरण 2 में है BC बराबर AD और इसमें है AB बराबर BC। ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसमें समीकरण 1, 2 तथा 7 की तुलना करने पर यहाँ लिख लेते हैं हम लोग कौन कौन सा है। AB बराबर DC दिया है, फिर BC बराबर दिया है AD और AD बराबर और AB बराबर क्या है, BC, ये समीकरण 7 है। तो इसमें AB BC के बराबर है, AB DC के बराबर है, यानी कि AB BC DC बराबर है। उसी तरह BC AD के बराबर, यानी कि चारों बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे तब AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, तो चारों भुजा बराबर हो गया। अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ठीक है। और ये हम लोग को सिद्ध करना था।
क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा दिया है कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं। तो सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर 2 गुणे कोण OPQ। तो इसमें इसका हम चित्र बना लेंगे। पहले ये हो गया वृत्त, ठीक है। इसके बाहर कोई बिंदु दिया है T और इस पर से दो स्पर्श रेखा खींचा गया है TP और TQ। यहाँ P हो गया और यहाँ Q हो गया। और हम लोग को इसमें सिद्ध करना है, ये इसका हो गया केंद्र, इससे मिला देते हैं, ये O हो गया केंद्र। तो इसमें हम लोग को सिद्ध करना है कि कोण PTQ बराबर कोण OPQ यानी कि इसको मिला देंगे, ठीक है। हमको सिद्ध करना है कि ये जो कोण है इसके बराबर है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा है, इसमें लिख लेंगे माना TP तथा TQ दो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। इस कोण को मान लेते हैं x। माना कोण PTQ बराबर x, इसको हम x मान लेते हैं। और जहाँ ये त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल होता है 180। तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज, पहले हम इसमें लिखेंगे प्रमेय 10.2 लगाएंगे। इसमें क्या होता है कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींचा गया जो स्पर्श रेखा होता है वो बराबर होता है, यानी कि TP बराबर क्या होगा TQ। तो यहाँ लिख देंगे प्रमेय 10.2 से ये हो जाएगा TP बराबर TQ। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हो तो उसके समूह कोण ही बराबर हो। जैसे ये त्रिभुज हो गया, फिर ये दोनों भुजा बराबर हैं तो ये दोनों आमने सामने कोण बराबर होंगे। तो यानी कोण TPQ बराबर कोण हो जाएगा TQP। तो नीचे देंगे कोण TPQ बराबर कोण TQP, और इसको मान लेते हैं हम, मान लेते हैं इसको y मान लेते हैं, ठीक है, ये y है। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज PTQ में तीनों कोणों का योगफल होगा 180। तो पहले लिखेंगे कोण PTQ प्लस कोण TPQ और प्लस TQP, TPQ प्लस TQP बराबर 180। PTQ को हम क्या माना है, x माना है, तो यहाँ x लिख देंगे प्लस, और इन दोनों कोण ये किसके बराबर, y के बराबर होता है, y प्लस y बराबर 180। x को ले जाते हैं दाएं साइड और इसको जोड़ेंगे तो 2y बराबर 180 माइनस x, 2 को ले जाएंगे दाएं साइड तो भाग हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 180/2 माइनस x/2। तो 2 से 180 कट गया 90 बार में, तो y बराबर कितना निकल गया 90 माइनस x/2, ठीक है। हमको क्या निकालना है इसमें, हमको इसमें सिद्ध करना है, तो हम लोग को इसमें सिद्ध करना है कि कोण PTQ बराबर 2 गुणे कोण OPQ, ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ TPQ हम लोग जानते हैं कि जो वृत्त केंद्र से त्रिज्या जब स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये कितने डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है। तो लिख सकते हैं कोण OPT बराबर 90 डिग्री। पुनः कोण OPT बराबर 90 डिग्री, और जो ये कोण है OPT ये दो कोणों का योगफल है। कौन सा है, एक है कोण TPQ और दूसरा कौन सा है, कोण OPQ, ठीक है। इसको लिख सकते हैं PTQ, ये कोण है TPQ हो जाएगा, कोण TPQ प्लस कोण OPQ, कोण OPQ बराबर 90, ठीक है। और TPQ क्या हम लोग का, ये TPQ को हम लिखेंगे, ये TPQ में ये दोनों कोण बराबर हैं, तो किसके बराबर है, y के बराबर है, ये यहाँ y निकला है, तो लिख देंगे y प्लस कोण OPQ बराबर 90, और y बराबर कितना है 90 माइनस x/2, तो लिख देंगे 90 माइनस x/2 प्लस कोण OPQ बराबर 90। तो 90 से 90 कट गया, ठीक है। माइनस x/2 को ले जाएंगे दाएं साइड,
तो प्लस हो जाएगा। तो कोण ओ पी क्यू बराबर x बटा 2। ठीक है, 2 को ले आते हैं बाएं साइड तो हम गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 2 गुणे कोण ओ पी क्यू बराबर x। ठीक है, और x को हम लोगों ने क्या माना था, कोण पी टी क्यू। तो 2 गुणे कोण ओ पी क्यू बराबर हो जाएगा कोण पी टी क्यू। ठीक है, और ये हम लोग को सिद्ध करना था, तो इसलिए लिख देंगे देयरफॉर कोण पी टी क्यू बराबर 2 गुणे कोण ओ पी क्यू। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताए कि वह भवन से की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। तो पहले इसका हम चित्र बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ये हाइट एंड डिस्टेंस है, ये हो गया भवन, और इसके सामने 1.5 मीटर ये लड़का है जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर, और भवन की ऊंचाई दी हुई है 30 मीटर। ये बिल्डिंग है, इसकी ऊंचाई 30 मीटर दी है, और इसकी आंख का जब ये तो इसके समांतर में से लाइन खींच लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो उन्नयन कोण बनेगा लड़के की आंख से बनेगा, यहाँ उसके पैर से बनेगा नहीं, तो यहाँ से कोण बनेगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि जब वह लड़का भवन की ओर जाता है तो उसके आंख का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है। तो जब यहाँ किनारे था तो इसके आंख का उन्नयन कोण था 30 डिग्री, लेकिन जब जैसे वो भवन की ओर बढ़ के गया तो इसका उन्नयन कोण कितना हो गया 60 डिग्री। तो हमको बताना है कि ये भवन की ओर कितनी दूर गया है, यानी कि ये हमको दूरी निकालना है। तो ये 30 है, पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया है 30। ठीक है, तो इसका नाम देते हैं ए बी सी डी और ई, और इसका नाम देते हैं एफ। तो बी एफ इक्वल टू हम मान लेते हैं एक्स, और ई एफ इक्वल टू मान लेते हैं वाई, यानी कि हमको निकालना है ई एफ, जो लड़का है यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी गया है, यानी कि हम लोग को वाई निकालना है। तो पहले हम कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, ये छोटा वाला त्रिभुज ए बी एफ में लिखेंगे। इसमें त्रिभुज ए बी एफ में पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में इसका ऊंचाई निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है 30 सेंटीमीटर, और लड़के की ऊंचाई है 1.5। तो 30 में से हम क्या करेंगे 1.5 को घटा देंगे, तो हो जाएगा 28.5 मीटर। ए बी निकल गया 28.5 मीटर। अब हम इसमें त्रिभुज ए बी एफ में हल करेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी एफ में। ठीक है, इसमें 60 डिग्री बन रहा है, ये लंब है और आधार है। तो लंब और आधार किसमें होता है, tan में होता है। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटे बी एफ, ए बी बटे बी एफ। tan 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी कितना है 28.5, लिख देंगे 28.5 बटे बी एफ हम लोग माना है एक्स। तो एक्स का मान निकालेंगे, एक्स हो जाएंगे दाएं साइड, तो एक्स बराबर हो जाएगा 28.5 बटे √3। अब इसका हम कर देंगे परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करने के लिए कब करते हैं परिमेयकरण, जब हर में अपरिमेय संख्या होता है। तो इसमें √3 और √3 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 28.5 √3, √3 और √3 को गुणा करेंगे 3, सो काट देंगे, कट जाएगा 3 से, 3 9 27, 3 5 15। तो एक्स बराबर निकल गया हम लोग का 9.5 √3 मीटर। ठीक है, अब हमको निकालना है वाई, यही वाई निकालना है। तो हम पूरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में कितना डिग्री बन रहा है, इसमें 30 डिग्री बन रहा है। तो tan 30 डिग्री बराबर हम क्या लिखेंगे ए बी बटे बी ई, ए बी बटे बी ई। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी, ये ए बी है, ये कितना है 28.5 है, तो लिख देंगे 28.5 बटे बी ई। बी को लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई हो गया। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स प्लस वाई को एक से गुणा कर देंगे, √3 को इससे गुणा कर देंगे। तो एक्स प्लस वाई बराबर 28.5 √3, और एक्स का मान कितना है, समीकरण एक्स है 9.5 √3 है। तो हम लिख देंगे एक्स का मान 9.5 √3 प्लस वाई बराबर 28.5 √3। तो इसको ले जाएंगे दाएं साइड, तो माइनस हो जाएगा, तो वाई बराबर 28.5 √3 माइनस 9.5 √3।
तो घटाएंगे तो हो जाएगा इसका आंसर 19√3 मीटर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अथवा में क्या दिया है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आम की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आम के बंटन निम्नलिखित था। ये आमों की संख्या दी है, पेटियों की संख्या दी हुई है। तो इसमें लिखा है कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? तो इसमें माध्य हम 3 विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम पहली विधि से इसमें ज्ञात करेंगे, जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। तो पहले हम इसमें लिख लेंगे आमों की संख्या, ठीक है। आमों की संख्या क्या दी है इसमें? 50 से दिया है 52, फिर 53 से दिया है 55, उसके बाद है 56 से 58, फिर उसके बाद 59 से 61 और फिर 62 से दिया है 64। तो ये जो दिया है आम का संख्या, ठीक है, इसमें ये जो अंतराल दिया है ये अंतराल सतत नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। 50 के से 52 हुआ, फिर 52 के बाद यहाँ 53 हो गया। कंटिन्यूस कब होता है? जैसे लिखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये सतत होता है, कंटिन्यूस होता है। तो इसमें तो ऐसा दिया नहीं। अगर यहाँ लिखा हो 0 से, जैसे मान लेते 0 से 10 है, फिर 11 से 20 है, फिर 21 से 30 है, तो ये सतत नहीं कहलाएगा, ये कंटिन्यूस नहीं कहलाएगा। तो इसको हम कंटिन्यूस से बदलने के क्या करते हैं, जो इसमें जो वर्ग अंतराल दिया रहता है इसमें जो छोटा रहता है इसको हम कहते हैं निम्न सीमा, और इसको कहते हैं उच्च सीमा या ऊपरी सीमा कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले वर्ग अंतराल में से पहले वर्ग अंतराल का जो उच्च सीमा होता है और दूसरे वर्ग अंतराल का जो निम्न सीमा होता है उसमें से इसको घटा देंगे। तो 53 में से हम 52 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1। और फिर हम 1 को 2 से भाग देते हैं, कितना हो गया? 0.5। ठीक है। अब 0.5 को हम क्या करेंगे, जो वर्ग अंतराल का निम्न सीमा है उसमें हम 0.5 को घटा देते हैं और ऊपरी सीमा में जोड़ देते हैं। सब में इसी तरह करेंगे, जितना निम्न सीमा दिया है सब में 0.5 को घटाएंगे और ऊपरी सीमा में 0.5 को जोड़ देंगे। तो हम यहाँ फिर से लिख लेते हैं इसको, आमों की संख्या, और इसको बदल के लिख रहे हैं कंटिन्यू से बदल के। तो 50 में से घटाएंगे 0.5, यहाँ कितना हो जाएगा हम लोग का? 49.5। ठीक है। से अब 52 में हम जोड़ देंगे 0.5, तो हो जाएगा हम लोग का 52.5। उसी तरह 53 में से घटाएंगे 0.5, तो ये होगा 52.5, और ये इसमें जोड़ देंगे तो 55.5। फिर इसमें घटा देंगे 56 में, तो यहाँ होगा 55.5, और इसमें से इसमें जोड़ देंगे ऊपरी सीमा में, तो हो जाएगा ये 58.5। फिर इसमें 59 में से 0.5 को घटाएंगे, निम्न सीमा है, तो ये होगा 58.5, तो इसमें जोड़ देंगे तो 61.5। ठीक है। फिर इसमें हम घटाएंगे तो 61.5 और 64 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 64.5। ये हो गया हम लोग का वर्ग अंतराल हो गया। इसके बाद फिर इसमें दिया पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 12 बढ़ता F। तो ये इसमें कितना दिया है? 15 है, 110, 135, फिर उसके बाद 115 और 25। ठीक है। इसके बाद हम क्या निकालते हैं? फिर हम निकालते हैं इसमें वर्ग चिन्ह निकालते हैं, वर्ग चिन्ह जिसको हम सूचित करते हैं XI से। तो वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है? वर्ग चिन्ह कहते हैं इसको, या मध्यमान कहते हैं। ठीक है। वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो जी ये वर्ग अंतराल दिया है, इसमें ये निम्न सीमा है, ये ऊपरी सीमा है, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो ये हमारा इसमें कितना आएगा? ये होगा इसका, ये हो जाएगा 51। ठीक है। फिर अब इसमें हम चेक करें कितने का अंतर, सब में 3-3 का अंतर है। ठीक है। तो जो पहला वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं, मध्यमान निकाल लें, तो फिर हम क्या करते हैं, सब में जितना अंतर होता है उसको जोड़ देते हैं। इसमें 3 का अंतर है तो 3 जोड़ देंगे तो 54, फिर 3 जोड़ेंगे 57। बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, वही अंतर हम जोड़ते जाएंगे। 57 में 3 जोड़ेंगे 60, फिर 60 में 3 जोड़ देंगे 63। ठीक है। अब इसके बाद हम निकालते हैं FI XI। तो इसे गुणा करके लिखेंगे, 15 में 51 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 765। 110 में 54 से गुणा करेंगे तो 5940। उसके बाद 135 में 57 से गुणा करेंगे
तो हो जाएगा 7,695। फिर 115 में 60 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6,900। उसके बाद 25 में 63 से गुणा करेंगे तो 1,575। ठीक है। अब जो बारंबारता है उसको जोड़ते हैं तो उसमें लिखेंगे सिग्मा एफ आई। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा होगा टोटल 400, और इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा 22,875। ठीक है। तो इसका माध्य निकालेंगे तो माध्य एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 22,875 बटे, और सिग्मा एफ आई हम लोग का 400। तो भाग देंगे तो हमारा आएगा 57,1875। ठीक है। सब 2 अंक पे लिखेंगे तो ये 5 से बड़ा है तो ये हो जाएगा 57,19। यही होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है तो थैले में नीली गेंद की संख्या क्या है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, इसमें लाल गेंद है, लाल गेंद की संख्या कितना दिया है, इसमें 5 दिया है, और हमको नीला गेंद निकालना है। तो नीला गेंद को मान लेते हैं, माना नीला गेंद की संख्या बराबर x। तो जब भी हम प्रायिकता निकालते हैं तो क्या होता है, जो कुल संख्या को हमेशा नीचे लिखते हैं और जिसका निकालना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो पहले हम निकालेंगे कुल संख्या, कुल गेंदों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 5 + x। इसमें लिखा है क्वेश्चन में कि यदि इस थैले में नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार नीली गेंद की प्रायिकता, नीली गेंद की प्रायिकता बराबर 2 गुणे लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता। ठीक है। तो नीली गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगी, नीली गेंद हम लोग कितना माना है x है, और कुल कितने गेंद है 5 + x, तो x बटे 5 + x बराबर 2 गुणे लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद कितना है 5 है, और इसमें कुल गेंद कितने हैं 5 + x। तो हो जाएगा हम लोग का x बटे 5 + x बराबर 2 से 5 गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 बटे 5 + x, 5 + x से 5 + x कट गया तो x बराबर कितना हो गया 10। यानी कि नीली गेंद की संख्या, नीली गेंद की संख्या कितना हो जाएगा 10। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 का दिया है अथवा। इसमें क्या लिखा है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 दिया है और योग 400 दिया है। तो पदों की संख्या ज्ञात करना है और साधांतर ज्ञात करना है। अथवा क्वेश्चन में इसमें दिया है प्रथम पद, प्रथम पद को ए से लिखते हैं, ए बराबर 5 दिया है। अंतिम पद को लिखते हैं हम लोग एन से लिखते हैं या एल से लिखते हैं, और ये दिया हम लोग का 45, और इसमें टोटल योग दिया है एस एन बराबर दिया है 400। तो हमको इसमें निकालना है पदों की संख्या, एन निकालना है और सारांतर डी निकालना है। तो योगफल का सूत्र होता है एस एन बराबर एन बटा 2 गुणे ए प्लस एल। ठीक है, या ए प्लस एन लिखते हैं। तो एस एन बराबर इसमें कितना दिया है 400 दिया था, 400 लिख देंगे बराबर एन बटे 2 गुणे प्रथम पद ए बराबर है 5 और अंतिम पद दिया है 45। ठीक है। तो हो जाएगा 400 बराबर एन बटे 2 गुणे 45 और 5 को जोड़ेंगे 50, 2 से 50 कट जाएगा 25 बार में, और 25 को ले जाएंगे बाएं साइड पे, हो जाएगा हम लोग का 400 बटे 25 बराबर एन, और 25 से 400 कट जाएगा 16 बार में, तो एन बराबर कितना निकल गया 16। तो यानी कि पदों की संख्या हो गई 16। अब हमको निकालना है सारांतर डी निकालना है। तो सूत्र क्या होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी, और एन बराबर कितना दिया है इसमें 45 दिया, तो यहाँ लिख देंगे 45 बराबर प्रथम पद ए बराबर है 5, तो 5 लिखेंगे, एन है पदों की संख्या 16 है माइनस 1 गुणे और यहाँ डी लिख देंगे। अब 5 को ले जाएंगे बाएं साइड घटा देंगे, तो 45 माइनस 5 बराबर 16 से घटाएंगे 17 डी, तो 45 से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 40, 40 बराबर हो गया 17 डी, तो डी बराबर हो जाएगा हम लोग का 40 बटे
17 होगा इस क्वेश्चन का आंसर।